हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी 360 में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीए की मॉक टेस्ट नंबर 25 के क्वेश्चन नंबर 1 to 30। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट इज नॉट रिमोबिलाइज्ड। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको अंडरलाइन करके पढ़ें। ये पूछा है नॉट रिमोबिलाइज्ड यानी कि कौन सा एलिमेंट इमोबाइल है। बेसिकली ये क्वेश्चन प्लांट फिजियो के मिनरल न्यूट्रिशन से है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि जब वहां पर डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात आती है वहां पर एक चीज दिया गया है कि जो एलिमेंट कैल्शियम है इट इज रिलेटिवली इमोबाइल। तो यहाँ पर इमोबिलिटी की बात आती है, नॉट मोबाइल, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। ये देखो बेटा, ये लीफ है। ये लीफ का मान लो इधर ओल्डर वाला हिस्सा है, ये लीफ इधर ओल्डर लीफ है। अब नॉर्मली क्या है, लीफ के जो स्ट्रक्चर बनाने में कैल्शियम सल्फर इन जैसे एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है और बाकी एलिमेंट्स वो और भी फंक्शंस करते हैं। तो अब क्या होता है, जब ये ओल्डर वाला हिस्सा डेथ हो जाएगा तो इसमें से जो मोबाइल एलिमेंट होंगे, अगर जो मोबाइल एलिमेंट होंगे वो यंगर लीफ में मोबाइल कर जाएंगे, मूवमेंट करके आ जाएंगे। लेकिन अगर इस लीफ में जो अगर ये लीफ का डेथ हो जाएगा तो कैल्शियम एंड सल्फर जैसे इमोबाइल एलिमेंट वो नहीं आ पाएंगे। इसीलिए जब भी कोई डेफिशिएंसी होती है और लीफ का कोई हिस्सा का डेथ होता है तो अब मुझे बताओ बेटा, अगर इमोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी तो यंगर लीफ में वो मोबाइल होके नहीं आ पा रहा, इसीलिए उसका मैनिफेस्टेशन यंगर लीफ में पहले होगा। लेकिन अगर मोबाइल एलिमेंट का डेफिशिएंसी है तो उसमें जो ओल्डर वाला हिस्सा है वहां से मोबाइल होके यंगर लीफ में आ जाएगा, इसीलिए यंगर लीफ में उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। ठीक है। तो सी, एनसीईआरटी में थोड़ा सा एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, ये तीनों क्या है, दीज आर मोबाइल एलिमेंट्स। सो इनका डेफिशिएंसी सिम्टम फर्स्ट सीन इन ओल्डर सेनेसेंट लीव्स। ठीक है, बिकॉज ओल्डर लीफ में द बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग these elements are broken down, making these element available for mobilizing to the younger leaf। तो कौन कौन मूवमेंट करते हैं अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम और बाकी ये जो दिए है ना ये भी मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉस्फोरस, सोडियम। ठीक है, बट डेफिशिएंसी सिम्टम टेंड टू अपेयर फर्स्ट इन यंगर टिश्यूज। किस किस में, जब कैल्शियम जैसे एलिमेंट इमोबाइल होंगे तो उसमें यंगर लीफ में पहले मैनिफेस्ट होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज। तो ऑप्शंस देखिए, इट इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। हमें पता है कि नॉर्मली जो सेंट्रल डोग्मा है दैट इज डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए टू आरएनए इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, एंड आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आरएनए से प्रोटीन बनता है और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन कुछ वायरस में लाइक जो वायरस रेट्रो वायरस की फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो रेट्रो वायरस में क्या होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल पहले से आरएनए होती है, तो ये आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकती। इसीलिए क्या होगा, सबसे पहले आरएनए से बनाएंगे डीएनए। अब बताओ बेटा, डीएनए टू आरएनए हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरत होगा, उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब बताओ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को अगर सही तरह से नामकरण करें तो ये डीएनए का सिंथेसिस कर रहा है तो इट विल बी डीएनए पॉलीमरेज, इट विल बी डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन बताओ बेटा, ये डीएनए पॉलीमरेज आरएनए से बना रहा है या डीएनए से बना रहा है, आरएनए से, सो इट विल बी RNA dependent DNA polymerase. So answer will be option number 4. So it is also a easy question. Now coming to question number 3.
इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। तो याद रखना है आपको पता है कि सेल साइकिल में जो सेल साइकिल होता है इसमें क्या क्या फेज होते हैं, एक तो इंटरफेज और बाकी जो है सबसे छोटा सा ये एम फेज। एम फेज में ये माइटोसिस हो सकता है और मियोसिस हो सकता है। ना बेटा मियोसिस, मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस ऑल्सो यू नो मियोसिस का दो पार्ट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब क्या है, माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बन जाते हैं सिंपली, तो इसको बोलते हैं माइटोसिस। लेकिन मियोसिस में क्या होगा, एक सेल से सबसे पहले तो यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होगा, यानी जो यहाँ पर 2n है तो ये 2n से n और n बनेगा। बट माइटोसिस में क्या होता था, 2n से ये भी 2n बनता था, ये भी 2n बनता था। एंड ये मियोसिस में सबसे पहला मियोसिस 1, दिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। अब सेकंड मियोसिस में अगेन ये n n और ये भी n n। तो रिमेंबर पहला पॉइंट तो ये हो गया, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल बट मियोसिस 2 इज इक्वेशनल। एंड यहां पर आपकी 4 सेल्स बनती हैं मियोसिस में, बट मियोसिस माइटोसिस में सिर्फ 2 सेल बनते हैं। ओके, नाउ मियोसिस 1 में भी वही PMAT हमेशा आपको याद रखना है, PMAT 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 PMAT। तो P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज एंड T से टीलोफेज। ठीक है, अब मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। तो यहां पर रिमेंबर जो मियोसिस में मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट स्टेप। ठीक है, मियोसिस में मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट स्टेप, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, 5 स्टेप होती हैं। तो पहला फेज इज लेप्टोटीन, सेकेंड इज कॉल्ड zygotin, third is called pectitin, fourth is called diplotin and fifth is called diakinesis। अगर ये पांचों को रिमेंबर करने के लिए आपको ट्रिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर ट्रिक बना दूंगा। ठीक है, तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं लेप्टोटिन में, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं बेटा। ओके, जो एग्जाम में आता है, पूरा कंसेप्ट आज समझें या ना समझें, एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। लेप्टोटिन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम के लिए, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो विजिबल होना स्टार्ट होता है, तो क्रोमोसोम यहाँ पर विजिबल होना स्टार्ट होगा। बट रिमेंबर जाइगोटिन में क्या है, देखो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो एक पेयर में जो 2 क्रोमोसोम है उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इसलिए जाइगोटिन में यहाँ पर क्या है, देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, तो सारे होमोलोगस क्रोमोसोम साथ साथ आएंगे, तो देयर इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और इसको बोलते हैं साइनाप्स और सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइनाप्स फॉर्मेशन और सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑकर इन जाइगोटिन। और यहां पर ये जो बना 2 होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में है, इसको अदरवाइज हम लोग बोल देते हैं बाइवेलेंट, क्योंकि 2 क्रोमोसोम साथ में है, इसको बोलते हैं बाइवेलेंट। या फिर देखो बेटा, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड, इस क्रोमोसोम में भी 2 क्रोमाटिड, 4 क्रोमाटिड हैं, तो इसीलिए इसको टेट्राड स्टेज भी बोलते हैं। तो रिमेंबर, चाहे आपको सिनाप्स बोल दे, सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोल दे, बाइवेलेंट फॉर्मेशन बोल दे या टेट्राड बोल दे, वो जाइगोटिन आएगा आंसर। ठीक है, अब यहां पर जो सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स वो क्लियरली विजिबल हो जाता है पेकाइटिन में, और पेकाइटिन स्टेज में क्या होगा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसका एक क्रोमाटिड और इसका एक क्रोमाटिड, इन दोनों को बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, और इन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर, और ये क्रॉसिंग ओवर को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ओके, सो पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है, तो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है, तो रिमेंबर ये रिकॉम्बिनेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेस। तो रिमेंबर बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपके एग्जाम में क्रॉसिंग ओवर बोल दे या रिकॉम्बिनेशन बोले या रिकॉम्बिनेस एंजाइम बोले, आंसर विल बी पेकाइटिन। ठीक है, नाउ बात करेंगे डिप्लोटिन की, तो डिप्लोटिन स्टेज में
ये रिकॉम्बिनेशन पहले से हो गया है। डिप्लोटिन में क्या होगा, पहले जो सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था अब वो धीरे धीरे डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो रिमेंबर डिप्लोटिन इज डिसोल्यूशन ऑफ सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और यहां पर जो चीज बनता है एक्स शेप्ड, उसको बोलते हैं कायाज्मा। तो कायाज्माटा फॉर्मेशन, एक्स शेप्ड कायाज्माटा फॉर्मेशन, दैट इज डिप्लोटिन। ठीक है, so that you have to remember leptotin, zygotin, pectitin, diplotin and diakinesis. Diakinesis is the just prior to your metaphase. ठीक है, सो हियर मियोसिस क्रॉसिंग ओवर बोला है, तो रिमेंबर क्रॉसिंग ओवर यानी किसमें होता था, पेकाइटिन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, पेकाइटिन, ऑप्शन नंबर ए पेकाइटिन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, मिडिल पीस ऑफ mammalian sperm possesses, ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पढ़े अगेन अंडरलाइन करके पढ़े, ये बात कर रहा है मिडिल पीस ऑफ मामालियन स्पर्म की। तो आपको स्पर्म का डायग्राम पता है, स्पर्म का 3 पार्ट्स होता है। ये ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं मिडिल पीस, एंड बाकी जो बचा वाला पार्ट दिस इज ए टेल, जो कि बहुत लंगर पार्ट होता है। अब यहाँ पर रिमेंबर हेड है, तो हेड पार्ट में होगा आपका न्यूक्लियस, और उसके पूरा टिप में एंजाइम वाला कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम क्या काम है, जब ये स्पर्म ओवम के पास जाएगा तो ये क्या करेगा, ओवम तो नहीं, दिस इज एक्चुअली सेकेंडरी oocyte, तो जब उसके पास जाएगा इसका कोरोना रेडियाटा एंड जोना पेलुसिडा ये दोनों लेयर को डिस्ट्रॉय करेगा, तो एक्रोसोम। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पर्म की हाईली मोटिलिटी होती है, इसीलिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए इसकी मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, रिमेंबर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मूव करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया तो चाहिए ही। और साथ में यहां पर होता है सेंट्रियोल। तो रिमेंबर स्पर्म का ये जो मिडिल पीस वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, दोनों का जंक्शन को कई बार हम नेक भी बोलते हैं, तो ये नेक वाले पार्ट में होता है सेंट्रियोल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और इसके बाद जो ये डिस्टल वाले पार्ट में सेंट्रियोल होगा उसको हम लोग डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं। तो एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, मिडिल पीस ऑफ mammalian sperm possess, तो आंसर क्या होगा बताओ। यस, द आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है एंड सेंट्रियोल भी होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, select the type of gland with its appropriate example. Okay, we will see. First option, adrenal gland is an endocrine gland. Yes, adrenal gland endocrine gland है, ये correct है। mammary gland is an apocrine gland. ओ ये तो और ज्यादा correct है। The thymus gland is an heterocrine gland. No, ये wrong है। Sebaceous gland is an endocrine gland. No, ये भी गलत है। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे देता हूं। ग्लैंड्स जो हैं, ग्लैंड्स आपके बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं यूनिसेलुलर, एंड अगर मोर देन वन सेल है तो बोलेंगे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज गोबलेट सेल। एंड गोबलेट सेल क्या प्रोड्यूस करता है, म्यूकस। गोबलेट सेल इंटेस्टाइन में होता है, बोथ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और ये प्रोड्यूस करेगा म्यूकस। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है ये गोबलेट सेल को छोड़ करके बाकी ऑलमोस्ट ग्लैंड जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इतना क्लियर है। नाउ कमिंग टू सेकेंड वेराइटी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, दैट इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सिक्रेशन। नाउ मेथड क्या होगा, अब अगर जो ग्लैंड का सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड वेसल में डाल देगा तो उसको बोलेंगे एंडोक्राइन। तो डायरेक्टली अगर ब्लड में डाल देगा तो ब्लड के अंदर यानी एंडो, तो इसको बोलेंगे एंडोक्राइन। लेकिन कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो ब्लड के अंदर नहीं डालेंगे बल्कि डक्ट के थ्रू डालेंगे, तो डायरेक्टली ब्लड में नहीं डालेंगे, डक्ट प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और कुछ ग्लैंड बॉडी में ऐसे हैं जिनका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है, कुछ पार्ट एंडोक्राइन होता है, चाहे वो स्ट्रक्चरली हो फंक्शनली हो, तो उनको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो रिमेंबर एंडोक्राइन ग्लैंड में बहुत सारा है जो एंडोक्राइन सिस्टम में आप लोग पढ़ते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में कुछ इंपॉर्टेंट है, लाइक योर स्वेट ग्लैंड,
टीयर ग्लैंड, सेबासियस ग्लैंड, मामरी ग्लैंड, ओके, मामरी ग्लैंड, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड, तो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अनदर डिफरेंस आपके कंसेप्ट में बता दूं, एक्सोक्राइन ग्लैंड ज्यादातर एंजाइमेटिक सिक्रेशन डालते हैं, एंजाइम, और एंडोक्राइन जो है ये ज्यादातर हार्मोन वाला सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मिक्स्ड की अगर मैं बात करूं तो मिक्स्ड में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज पेंक्रियास, बट बच्चों सिर्फ और सिर्फ पेंक्रियास नहीं है, आपके जो गोनाड्स होते हैं, मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी, तो ये गोनाड्स भी आपका मिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सिक्रेशन। तीसरा वेराइटी ऑफ क्लासिफिकेशन में बात करूं, देखो ये टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, इसलिए इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूं। So third category of classification, it will be based on nature of secretion. Based on nature of secretion. अब nature of secretion में कई बार क्या होता है, ये जो सिक्रेट करते हैं ग्लैंड, पहला वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सिक्रेट करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन होगा, यह ग्लैंड का कोई सेल कोई डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो इस तरह के सिक्रेशन को बोलते हैं बेटा एक्राइन, एक्राइन और मीरोक्राइन, ये एनसीईआरटी में नहीं है, एक्राइन और मीरोक्राइन। सेकेंड वेराइटी, जहां पर एक ग्लैंड की देखो ये सेल है, ये बहुत सारे सेल हैं मल्टीसेलुलर, इसमें से सिर्फ एपाइकल पार्ट उसका शेड ऑफ हो जाएगा, सिर्फ एपाइकल पार्ट अगर शेड ऑफ होता है तो उसको बोलते हैं एपोक्राइन, एपोक्राइन, एपो यानी विदाउट, तो यहां पर पूरा सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता, विदाउट डिस्ट्रॉइंग होल सेल, सिर्फ एपाइकल पार्ट बाहर निकलेगा, तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं एपोक्राइन यानी एपाइकल पार्ट, उसका मीनिंग तो एग्जैक्टली ये नहीं होता, बट यू कैन रिमेंबर एपोक्राइन यानी सिर्फ और सिर्फ एपाइकल पार्ट शेड ऑफ होगा। और इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखना है, मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। थर्ड क्लासिफिकेशन है, थर्ड कैटेगरी है जहां पर पूरा ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पूरा ग्लैंड के सारे सेल शेड ऑफ होंगे और फिर सिक्रेशन होगा, उस तरह की ग्लैंड्स को बोलते हैं होलोक्राइन ग्लैंड, होलो माने टोटल, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बेटा होलोक्राइन ग्लैंड। इतना क्लियर है सबको, होलोक्राइन। अब इसका एग्जाम्पल वगैरह मैं नहीं बता रहा हूं, अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो इसका हम लोग एक्स्ट्रा सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मैमरी ग्लैंड में मैमरी ग्लैंड में एपोक्राइन सिक्रेशन होगा, ठीक है। तो थाइमस, थाइमस ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन होता है, तो थाइमस हेटेरोक्राइन नहीं है, थाइमस ग्लैंड इज एंडोक्राइन। सेबासियस ग्लैंड इज एक्सोक्राइन, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। मैमरी ग्लैंड इज एक्सोक्राइन, एंड अगर नेचर ऑफ सिक्रेशन की बात करें तो ये एपोक्राइन होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो एंडोक्राइन, तो ये भी करेक्ट है। तो देखो ये थोड़ा एनटीए में इसका आंसर आपका बी दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए भी करेक्ट है, एड्रिनल इज एंडोक्राइन, ठीक है, तो डोंट वरी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज, देखो जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट जब वो बार बार सेल्फ पोलिनेशन करेंगे, बहुत बार अगर सेल्फ पोलिनेशन करेंगे तो सेल्फ पोलिनेशन को हम लोग इनब्रीडिंग भी कहते हैं, तो बार बार इनब्रीडिंग करने की वजह से वहां पर होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी अच्छे क्वालिटी के प्लांट डेवलप नहीं होंगे। तो प्लांट हमेशा चाहेगा सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, तो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए प्लांट क्या क्या करता है, देखो एनसीईआरटी का पूरा लाइन है ये, हम लोग एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पर। कंटिन्यूड सेल पोलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ओके, सो फ्लावरिंग प्लांट क्या करते हैं, दे डेवलप मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल पोलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, तो प्लांट में जो फ्लावर है, तो फ्लावर में ये इधर होता है, दिस इज अ स्टिग्मा, और इधर स्टामेन है, तो स्टामेन से क्या है, एंथर गिरेगा और स्टिग्मा के ऊपर आकर के गिरेगा, और ये दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, साथ साथ गिरे, ताकि दोनों के बीच में वो पोलिनेशन होकर के फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन कुछ स्पीसीज में क्या होता है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा उसको रिसेप्टर करने की जो प्रॉपर्टी है वो सिंक्रोनाइज नहीं होती, साथ साथ नहीं होती है, या तो स्टिग्मा पहले
मैच्योर हो जाएगा या एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइकोगामी। डाइकोगामी, ठीक है, डाइकोगामी। ओके, नेक्स्ट, ये डाइकोगामी वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इसका कंसेप्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज, सेकंड पॉइंट इज, कुछ स्पीसीज में क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन। देखो नॉर्मली क्या, एंथर ऊपर है, स्टिग्मा नीचे है, इसीलिए ये ऊपर से नीचे गिर रहा है। लेकिन बताओ अगर यहाँ पर स्टामेन एकदम छोटा हो जाएगा, स्टिग्मा पूरा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ से जो है स्टामेन से आपका एंथर ऊपर नहीं पहुंच सकता। इसीलिए दिस इज ऑल्सो एन एडेप्टेशन और इसको बोलते हैं हरकोगामी। हरकोगामी, ठीक है, ये वर्ड भी एनसीईआरटी में नहीं है। तीसरा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, दैट इज a third device to prevent inbreeding, it self incompatibility, और इसको बेटा सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोलते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए देखो, जब भी आप क्वेश्चन वगैरह ऐसे डिस्कस कर रहे हो, कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, डिस्कस कर रहे, तो सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर नहीं, साथ में उसके ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा आप लोगों को झांक लेना चाहिए। ठीक है, ताकि साथ में आपका मल्टी कंसेप्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। तो बात करेंगे जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर विल बी सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, जब आप बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाला चैप्टर ओपन करते हैं तो उसके फर्स्ट पेज में ही आपको लिखा है कि व्हाट आर द क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम। तो या तो हम माइक्रोब को इंप्रूव करते हैं या प्योर एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज, हम कोई कैटालिस्ट या एंजाइम को एक्ट करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। एंड तीसरा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, जब भी बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, आप एक डिजायरेबल डीएनए को, डिजायरेबल डीएनए लिए, डिजायरेबल डीएनए इसको होस्ट में डाला। ठीक है, होस्ट में डालने के बाद होस्ट में वो डीएनए मिल जाएगा, फिर वहां पर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होगा, लास्ट में प्रोटीन बनेगा। अब ये प्रोटीन को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्यूरिफाई करते हैं, फिर प्यूरिफाई करने के बाद इसमें कुछ और चेंजेस करके लास्ट में मार्केटिंग करेंगे। उस सारे स्टेप्स को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, सो प्यूरिफिकेशन ऑफ और प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, साथ में कुछ और स्टेप्स भी इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में तीनों स्टेटमेंट दिया है, तो ऑल विल बी करेक्ट, हेंस द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। तो इसीलिए मेरा एडवाइस है आप लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़े। ठीक है, ऑल लाइन, ऑल डायग्राम्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ए प्लियोट्रोपिक जीन इज, ध्यान रखेंगे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लास्ट वाले पार्ट में जो एडिशनल टॉपिक्स ऐड किए गए हैं वहां पर है प्लियोट्रोपिक, यानी कि एक सिंगल जीन। देखो ये पूरा मान लो ये क्रोमोसोम है, देखो ऐसे रफली मैंने डायग्राम बनाया, ये क्रोमोसोम का ये एक पार्ट जीन है। ये सिंगल जीन अगर मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, मोर देन वन ट्रेट को कंट्रोल करेगा, ट्रेट 1, ट्रेट 2, ऐसे बहुत सारे ट्रेट को कंट्रोल करेगा, तो उसको बोलेंगे प्लियोट्रोपी। लेकिन अगर उसका उल्टा, अगर एक सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, इसको बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, तो दोनों उल्टा है, प्लियोट्रोपी एंड मल्टीपल एलेलिज्म। तो यहाँ पर क्या है, कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल। इसका एग्जांपल आप कर्नेल का कलर जो कोकोनट में होता है, ठीक है, उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी इज कोकोनट का कर्नेल कलर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, द इक्विवेलेंस ऑफ ए थिन कोटाइलेडन इन मोनोकॉट्स इज। आपको पता है डाइकॉट में 2 कोटाइलेडन होते हैं, मोनोकॉट में क्या है, 2 कोटाइलेडन की वजह सिर्फ एक कोटाइलेडन होता है, और दूसरा कोटाइलेडन वो वेरी रिड्यूस्ड होता है, तो जिसको हम लोग कहते हैं स्कूटेलम। तो ये कोटाइलेडन नहीं है, बट कोटाइलेडन डेवलप होने वाला था, वो रिड्यूस हो गया है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो अगर बात करें इक्विवेलेंस ऑफ कोटाइलेडन, तो स्कूटेलम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो याद करेंगे डाइकॉट में 2 कोटाइलेडन, ये एक कोटाइलेडन, ये एक कोटाइलेडन, लेकिन मोनोकॉट में एक कोटाइलेडन प्लस एक स्कूटेलम।
ठीक है। अब बाद में आप ये डाइकॉट सीड है, डाइकॉट सीड, प्लीमल, इधर रेडिकल, प्लीमल क्या है, स्टेम में डेवलप होगा, और रेडिकल रूट में डेवलप होगा। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर मोनोकॉट सीड की बात करूं तो ये मोनोकॉट सीड है। देखो मोनोकॉट सीड ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है यहाँ पर, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड। चलिए, ये सीड है यानी सबसे पहले तो यहाँ पर सीड कोट होगा, और एंडोस्पर्म को कवर करते हुए यहाँ पर एक प्रोटीन का लेयर होता है जिसको बोलते हैं एल्यूरिन लेयर। रिमेंबर, एल्यूरिन वर्ड का मीनिंग ही होता है प्रोटीन, एल्यूरिन यानी होता है प्रोटीन। अब स्कूटेलम की अगर बात करूं तो देखो बच्चों, यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। ऊपर की तरफ कोलियोप्टाइल, नीचे की तरफ कोलियोराइजा। और याद रखेंगे आपके लिए ट्रिक है, कोलियोप्टाइल देखो, मैं अगर यहाँ पर लिख कोलियोप्टाइल, तो कोलियोप्टाइल में क्या है, पी है, तो पी से यहाँ पर ये उसके नीचे होगा प्लीमुल। लेकिन इसी तरह से अगर मैं बात करूं कोलियोराइजा, कोलियोराइजा तो आर है, तो इसमें होगा रेडिकल। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, कोलियोप्टाइल पी से प्लीमुल, कोलियोराइजा आर से रेडिकल। और फिर पहले से बता दिया था आर से रेडिकल एंड आर से ये रूट बनाएगा। देखो हैंड राइटिंग थोड़ा बेकार हो रहा है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है और क्वेश्चन समझना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंस ऑफ थिन कोटाइलिडन इन मोनोकॉट स्कूटेलम। वेरी गुड। ओके, next question number 10. Propionibacterium shermani is used in the ripening of. Okay, so ये भी सीधा एनसीईआरटी में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से है, जहां पर आपका होम में क्या क्या यूज होता है ये सब माइक्रोब्स का। तो सबसे पहला तो जो मिल्क है, मिल्क से दही बनाने के लिए यूज होता है लैक्टोबैसिलस का, ठीक है, लैक्टोबैसिलस का। नेक्स्ट सैकरोमाइसिस सेरेविसाई, इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। और ईस्ट कम्स अंडर विच क्लास ऑफ फंगस, विच क्लास ऑफ फंगस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, फंगस का कंसेप्ट 2 पार्ट्स में है, वहां पर आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, सैकरोमाइसिस सेरेविसाई। नेक्स्ट है चीज, ध्यान रखेंगे चीज 2 तरह का होगा। देखो वैसे तो बहुत तरह का होता है, आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट है। वन इज स्विस चीज एंड अनदर इज रॉकी फोर्ट चीज, ठीक है। तो स्विस चीज क्या हो गया, ओके, तो Swiss cheese is due to the microbe. Swiss cheese is due to the microbe, the bacteria Propionibacterium shermani। देखो नाम में ही है बैक्टीरियम, तो ये एक बैक्टीरिया है। लेकिन अगर रॉकी फोर्ट चीज की बात करूं, देखो स्पेलिंग देखो, रॉकी फोर्ट, देखो स्पेलिंग गलत है, सी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एफ वर्ड पर आपको ध्यान देना है। एफ रॉकी फोर्ट, फोर्ट मतलब ये एक फंगस से बनता है, ये एक फंगस से बनता है। लेकिन स्विस चीज क्या, बैक्टीरिया से बनता है, ठीक है। तो रॉकी फोर्ट चीज इज राइपेंड बाय ए स्पेसिफिक फंजाई। तो इतना क्लियर है आपको, बोलो ट्रिक याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, तो रॉकी फोर्ट, एफ से तो फंगस है, एफ से तो फंगस है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विस चीज, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following pair is not correctly matched with respect to their mode of reproduction? Rhizome, देखो एनसीईआरटी क्लास 12 पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, राइजोम, यस राइजोम बनाना में होता है और राइजोम जिंजर में भी होता है। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन किस में होगा, बाइनरी फिशन एमीबा में होता है, ओके। कोनिडिया पेनिसिलियम, यस ये पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है, कोनिडियो 4 है। ऑफसेट वाटर हायासिंथ में, वाटर हायासिंथ को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ऑफसेट की वजह से फटाफट फटाफट ये नया नया वाटर हाइसिंथ बनता जाएगा, टेरर ऑफ बंगाल। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बोलो साइंटिफिक नेम मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, ये इकोलॉजी में है, मैं सब चीज नहीं बताऊंगा, एक तो बता दिया, इट इज टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। ओके, सो बाइनरी फिशन सरगसम, ये गलत है बेटा, सो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर क्या पूछा है, फिर से ध्यान से पढ़ो, नॉट करेक्टली मैच्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. साइटोकाइंस वर डिस्कवर्ड एज, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है।
तो स्कूग एंड मिलर दो साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया था, उन्होंने जा करके देखा कि जो टोबैको प्लांट की स्टेम्स हैं, टोबैको प्लांट की स्टेम है, तो इसमें नोड है एंड इंटरनोड्स है। तो टोबैको प्लांट के जो इंटरनोडल सेगमेंट में कुछ एक अनडिफरेंशिएटेड मास प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कैलस। देखो ये इधर कैलस बन गया। अब उन्होंने देखा कि ये किस लिए बना। अगर हमें तो पता है, उनको पता था कि ऑक्सिन से प्लांट ग्रोथ होता है, ओके, लेकिन कैलस इतना ज्यादा ग्रोथ क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने ऑक्सिन के साथ कुछ और मिलाया था, जिसको उन्होंने बाद में नाम दिया काइनेटिन। और ये काइनेटिन को हम लोग आज बोलते हैं, काइनेटिन को आज हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन। तो देखेंगे, और ये काइनेटिन कहाँ कहाँ से उन्होंने ऑब्टेन किया था। In addition to auxin, the nutrient medium was supplemented with one of the following, like extract of vascular tissue, yeast extract और coconut milk और DNA। ओके, और इस साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस है जिनको उन्होंने टर्म दिया काइनेटिन। काइनेटिन, ओके। तो हियर आंसर विल बी काइनेटिन, ऑप्शन नंबर डी। Now we will talk about question number 13. Which of the following is not a characteristic feature of sponges? Sponges यानी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्पॉन्ज किसको बोलते हैं, पोरीफेरा। एनिमल किंगडम में सबसे पहला फाइलम होता है पोरीफेरा, यानी ये बहुत ही कम डेवलप होता है। इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। और इस स्पॉन्ज में देखो, ये स्पॉन्ज में इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर पानी का एंट्री होने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ओस्टिया होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ओस्टिया होते हैं। और ये जो पानी अंदर से फिर एग्जिट करेगा बाय ए सिंगल पोर, जिसको बोलते हैं ओसिलम। ओसिलम, तो ओस्टिया इज न्यूमेरस इन नंबर बट ओसिलम एक होता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। और यहाँ पर जो ये कैविटी है इसको बोलते हैं स्पोंजोसील कैविटी, स्पोंजोसील कैविटी। और ओस्टिया, स्पोंजोसिल कैविटी, ओसुलम, यहां से जो वाटर कैनाल बन रहा है ना, इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। तो अगर आपका क्वेश्चन आएगा वाटर कैनाल सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है, तो आंसर आएगा बेटा स्पॉन्जेस। अच्छा, अब मुझे बताना, वाटर कैनाल सिस्टम तो पोरीफेरा में होता है, लेकिन वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में होता है? वाटर वास्कुलर सिस्टम किस फाइलम में होता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ ओस्टिया, ओके, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ओके, बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन, नो, ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज काइटिन मोलस्का में होता है, सॉरी काइटिन आर्थ्रोपोडा में होता है, एंड साथ में ये फंगस में के सेल वॉल में होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें स्पॉन्जेस की जो सरफेस है, बॉडी सरफेस, वहां पर स्पीक्यूल्स होते हैं व्हिच आर मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स, स्पीक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं, और केमिकली वो सिलिकाशियस होते हैं, ठीक है, सिलिका से बने हुए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्पाइरोगाइरस से रिलेटेड है। इन स्पाइरोगाइरस समटाइम्स द गेमेट बिहेव डायरेक्टली एज जाइगोस्पोर विदाउट फ्यूजन, ओके, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर आप क्लास 11th की प्लांट किंगडम वाला चैप्टर देखें अलगी में, तो अलगी में आपको समझ में आएगा स्पाइरोगाइरा एक अलगी है, ठीक है, और ये सिलिंड्रिकल होता है, ओके सर। अब इस स्पाइरोगाइरा जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है एंड सेक्सुअल भी कर सकता है। एसेक्सुअल में ये करता है थ्रो जूस्पोर, एंड रिमेंबर जूस्पोर आर ऑलवेज मोटाइल, क्योंकि जूस्पोर में फ्लाजेला होता है, तो ये मोटाइल होगा। लेकिन अगर स्पाइरोगाइरा की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल में क्या होगा, यहाँ पर गेमेट्स होंगे, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। स्पाइरोगाइरा में मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट दोनों सेम दिखते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं आइसोगैमस, पहला पॉइंट। और ये नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, इसीलिए नॉन मोटाइल। तो रिमेंबर, इसके जो सेक्सुअल वाला वो नॉन मोटाइल है, लेकिन ए सेक्सुअल वाला मोटाइल है, ठीक है। तो सेक्सुअल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, एसेक्सुअल स्पोर्स आर, दैट इज जाइगोस्पोर इज मोटाइल। ये पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, देखो। तो नॉन फ्लैजेलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर साइज, आइसोगैमस बोलते हैं स्पाइरोगाइरा में। अब आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट पे बेटा, क्या स्टेटमेंट है? स्पाइरोगाइरा समटाइम द गेमेट्स बिहेव डायरेक्टली जाइगोस्पोर, यस, विदाउट फ्यूजन, तो एसेक्सुअल है ये, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है।
In Spirogyra, asexual reproduction is by flagellated zoospore produced in zoosporangia. Yes, it is also correct. ठीक है, so this option is also correct. इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? Both are correct. तो ऑप्शन नंबर 14, both statements are correct. ऑप्शन नंबर A. ठीक है. Now coming to question number 15. In which in vitro fertilization technique sperm is directly injected into the ovum to form an embryo? तो डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं ओवम में, तो ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ICSI, ऑप्शन नंबर बी. Next, coming to question number 16. The translocation of organic solute in sieve tube member is supported by. देखिए जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में क्या है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद, फोटोसिंथेसिस के बाद वहां पर क्या बनता है? ग्लूकोज. ओके सर, लेकिन इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सुक्रोज में. रिमेंबर, सुक्रोज में कन्वर्ट होगा. तो देखो ये लीफ है, ये लीफ में ग्लूकोज यहाँ पर बना है, ग्लूकोज सबसे पहले सुक्रोज में कन्वर्ट होगा और वो सुक्रोज का लोडिंग हो जाएगा कंपानियन सेल में. तो ये सुक्रोज का लोडिंग होगा कंपानियन सेल में. एंड यू नो कंपानियन सेल इज ए पार्ट ऑफ फ्लोएम, और कंपानियन सेल से अगेन ये जाएगा आपका सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, सीव ट्यूब एलिमेंट्स में. ठीक है, डिटेल कंसेप्ट में नहीं बता रहा हूं. अगर आपको ये कंसेप्ट चाहिए, इसको बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस. अगर ये पूरा डिटेल कंसेप्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसका एक कंसेप्ट वाला वीडियो में बना दूंगा मास फ्लो हाइपोथेसिस का. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर शुगर एंटर द सीव ट्यूब, और जैसे जैसे शुगर आएगा साथ में वहां पर वाटर भी आता है थ्रू ऑस्मोसिस, इसीलिए इसको बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, जिसमें कि वाटर सेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर आपका जो सोल्यूट के साथ साथ वाटर भी आ रहा है थ्रू ऑस्मोसिस. ठीक है, और ये जो सुक्रोज कंपानियन सेल में और सिव ट्यूब एलिमेंट में जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग. तो आगे मैं ये कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं बताऊंगा, आप लोग यहाँ देख लिए, ये लोडिंग वाला क्वेश्चन है, वहां पर पूछा है सुक्रोज सिव ट्यूब एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? लोडिंग. ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए चाहिए ATP, इट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस. ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन के लिए क्या चाहिए? इट इज नोन एज मास फ्लो. ओके, एंड ATP चाहिए. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17. बायोलिस्टिक मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर. ओके, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी से है. जब आपका डिजायरेबल DNA को हम टारगेट जो बैक्टीरिया है उसके अंदर घुसाना है, टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसाना है, तो इसको कैसे घुसाएंगे? अगर ये टारगेट आपका बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, सेल वॉल को डिसोल्व करने के लिए मेथड है हमारे पास, उसको डिसोल्व करने के लिए मेथड होता है बाय यूजिंग डाइवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम. तो बैक्टीरिया के लिए डाइवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं वहां पर प्लांट सेल की, प्लांट सेल, तो प्लांट सेल वेरी पावरफुल है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? सीधा सा जीन गन दे सकते हैं, बायोलिस्टिक और जीन गन फॉर प्लांट सेल. लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल उतना पावरफुल नहीं होता, इसमें सेल वॉल नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम पावरफुल वाला यूज करना पड़ेगा, दैट इज माइक्रो इंजेक्शन. तो रिमेंबर, प्लांट के लिए बायोलिस्टिक एंड एनिमल के लिए माइक्रो इंजेक्शन. तो एनिमल माइक्रो इंजेक्शन, एनिमल मल है तो माइक्रो इंजेक्शन. ठीक है, लेकिन प्लांट में बायोलिस्टिक्स और जीन गन. ओके, यहां पर अभी देखते हैं बायोलिस्टिक मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर. यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. और किसमें होता है? प्लांट्स में. ओके, इन बायोलिस्टिक मेथड PBR322 इज यूज. नो बेटा, PBR322 इट इज ए क्लोनिंग वेक्टर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये इनफैक्ट ये यूज ही नहीं होता. तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. तो आप इसमें आंसर बताइए क्या है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. Organ system level of organization is observed in. It is a very easy question. Animal kingdom में देखो, जो पोरीफेरा इसमें सेलुलर, सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. प्लाटीहेलमिंथेस एक ही ऐसा है जिसमें ऑर्गन होता है,
और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाकी आगे जितने भी होंगे ऑल आर ऑर्गन सिस्टम। तो देखो ये पी और पी स्पेशल है, तो पी पोरीफेरा में सेलुलर, ये पी में प्लाटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन। तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम पूछा है, एनेलिड्स मोलस्का कोडेड, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, ए जीन शोइंग कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है बेटा, आपको पता है एक डोमिनेंट अगर अलील है और ये रिसेसिव अलील है, दोनों का अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो नॉर्मली क्या होता है ये टॉल दिखाई देगा बिकॉज ऑफ डोमिनेंस, इसमें टी डोमिनेंस है, और रिसेसिव जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या है, दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, दोनों ही एक्सप्रेस होंगे। तो इसके लिए हम टी और टी का एग्जांपल नहीं लेंगे, ये दिखाई देता है ब्लड ग्रुप में। जैसे यहाँ पर अगर ए वाला भी जीन है, बी वाला भी जीन है, तो ये क्या होगा, ए डोमिनेंट नहीं, बी डोमिनेंट नहीं, दोनों डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है, ए भी डोमिनेंट बी भी डोमिनेंट बेटा, इसलिए इसको बोलेंगे कोडोमिनेंस। तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप, यानी कि ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, बोलो ऑप्शन नंबर सी, बोथ alleles independently expressed on the heterozygous condition. Now question number 20, the structure of ecosystem is comprised of, yes ecosystem, एजी टांसले ने इसका डेफिनेशन दिया था, सॉरी द टर्म दिया था एजी टांसले, याद रखेंगे एग्जाम्पल। आपका जो साइंटिस्ट वाला 11th का सीरीज अपलोड हो चुका है, 12th का सीरीज आएगा, देख लेना 2 एपिसोड। ओके, तो इकोसिस्टम में इनपुट ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि वो सनलाइट लेगा, जो प्रोड्यूसर है वो सनलाइट लेगा और उससे फोटोसिंथेसिस करेगा, जिसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, सो इनपुट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है एक एक जो लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और यू नो देयर आर 10% ट्रांसफर, 10% ट्रांसफर रूल ऑफ लिंडमैन, है ना। तो एनर्जी ट्रांसफर भी होता है। नेक्स्ट आउटपुट ऑफ एनर्जी, यस, तो ये तीनों ही आपका करेक्ट है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की, ए न्यूरल कैनालिस। न्यूरल कैनाल क्या होता है, ओके बेटा, आपको पता है ये ब्रेन है एंड ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन को कवर करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे बोन्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्कल बोन, और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने के लिए होता है यहाँ पर बहुत सारे वर्टिब्री, बहुत सारे वर्टिब्री, बहुत सारे वर्टिब्री, और ये वर्टिब्री क्या बनाते हैं, वर्टिब्री इस तरह से अरेंज होकर के बनाते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन देखो हर वर्टिब्रल कॉलम का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये वर्टिब्रल बॉडी है, और ये इसका कुछ प्रोसेस होता है, इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं, पीछे ये स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, सामने वाला पार्ट है, लेकिन बीच में जो है इसका एक कैनाल होता है, ताकि वहां पर स्पाइनल कॉर्ड पास हो सके, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम का काम ही है कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। तो सेंट्रल कैनाल क्या है, ए सेंट्रल होलो पोर्शन, होलो कैनाल थ्रू हिज स्पाइनल कॉर्ड पासेस। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगेन ये माइक्रो इन ह्यूमन वेलफेयर वाले से है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये एनसीईआरटी आप पढ़ लेना, बक्यूलो वायरस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बक्यूलो वायरस। ठीक है, ये क्या करता है, ये इंसेक्ट को अटैक करता है एंड सम आर्थ्रोपोड्स को अटैक करता है, ठीक है, एंड दे बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ ए जीनस ऑफ न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये भी आपको याद रखना है। एंड दिस बैक्यूलो वायरस आर एक्सेलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, क्योंकि हमें चाहिए नैरो स्पेक्ट्रम, ऐसा नहीं कि आप इसको यूज कर रहे हैं और बाकी अच्छे अच्छे आपके जो ऑर्गेनिज्म भी डेथ हो रहे हैं, नहीं, तो ये नैरो स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो बैक्यूलो वायरस। इन्फ्लुएंजा, नो बेटा, इन्फ्लुएंजा तो आपका डिजीज कॉज करता है। टोबाको मोजाइक वायरस ये भी डिजीज करता है, रेट्रोवायरस एड्स फैमिली से है, और कुछ रेट्रोवायरस आपका क्लोनिंग वेक्टर में यूज होते हैं, तो इसका आंसर होगा बैक्यूलो वायरस। क्वेश्चन नंबर 23, the allele which is unable to express its effect in the presence of another, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कैपिटल टी स्मॉल टी में कौन एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल टी, बिकॉज ये डोमिनेंट है, लेकिन स्मॉल टी इसमें एक्सप्रेस नहीं करेगा। लेकिन जब स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये ड्वार्फ दिखाएगा और ये एक्सप्रेस करेगा। तो होमोजाइगस में एक्सप्रेस, लेकिन हेटेरोजाइगस में कैन नॉट एक्सप्रेस, तो इसको बोलते हैं रिसेसिव।
तो इसको बोलेंगे रिसेसिव अलील। क्वेश्चन नंबर 24, Name a peptide hormone which act mainly on hepatocyte and adipocyte and enhance cellular glucose uptake and utilization। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का है। अब देखना बेटा, जो पेंक्रियास ग्लैंड है ना, पेंक्रियास, पेंक्रियास में बहुत सारे सेल्स हैं। कौन सा सेल क्या हार्मोन रिलीज करता है, किस हार्मोन का क्या क्या काम है, पूरी ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ अगर आपको जानना है, अगेन ये भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ताकि इसका भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा सा लर्न करेंगे। तो इसका मेन रोल होता है ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए, और ग्लूकोज को इंक्रीज करता है बेटा ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन नाम में है ग्लूका, यानी ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा। लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है इंसुलिन, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है इंसुलिन। तो जो लोगों को डायबिटीज होता है, डायबिटीज में क्या है, डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज होकर रहता है, तो उसको हमें डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए कई बार सीवियर केसेस में वो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। अब बताओ बेटा, ये इंसुलिन कैसे ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा? वो क्या करता है, जितना भी ग्लूकोज अवेलेबल है उसको अपटेक कर लेगा और उसका यूटिलाइजेशन करवाएगा। तो कहाँ अपटेक और यूटिलाइजेशन होगा? लिवर में एंड एडिपोसाइट में, जो फैट सेल्स में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, बाकी बात करें बाकी ऑप्शन की, ग्लूकागन नहीं, ये तो उसका इंक्रीज कराता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। नेक्स्ट सिक्रेटिन, सिक्रेटिन पेंक्रियाटिक जो हार्मोन है उसको स्टिमुलेट कराता है, पेंक्रियाटिक जो, सॉरी हार्मोन नहीं, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को ये स्टिमुलेट कराता है। एंड गैस्ट्रिन ये एचसीएल रिलीज को प्रमोट कराता है, एचसीएल रिलीज फ्रॉम स्टोमक पेराइटल सेल, उसको प्रमोट कराएगा। ठीक है, तो आज मैं बहुत ज्यादा स्पीड बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको थोड़ा सा स्लो स्पीड करके देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, ए कोल फायर्ड पावर प्लांट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल एमिशन ऑफ। देखिए यहाँ पर जो एनवायरमेंटल इश्यूज का सेकंड पेज में डायग्राम है, एक है स्क्रबर, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। डायग्राम आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। प्रेसिपिटेटर, तो प्रेसिपिटेटर यानी पी से ये क्या करेगा, पी से प्रेसिपिटेटर एंड पी से ये पर्टिकुलेट मैटर को लिए यूज होता है, पर्टिकुलेट मैटर के लिए यूज होता है। ठीक है, जो भी पार्टिकल्स है उसको एयर में जाने से रोकता है प्रेसिपिटेटर। लेकिन स्क्रबर क्या करेगा, स्क्रबर बेटा मेनली ये गैसियस, ठीक है, गैसियस पॉल्यूटेंट्स के लिए होता है। देखो पता नहीं जल्दी जल्दी में स्पेलिंग वगैरह गलत लिख दिया। स्क्रबर गैसियस, कौन कौन सा गैस, NO2, बाकी जो जो SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और पता नहीं जो जो भी गैस है वो सब गैसेस के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल एमिशन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। तो SPM इट इज पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है बेटा, ओके। सो SPM क्या है, इट इज सस्पेंडेड particulate matter. Now coming to next question, question number 26, हॉर्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंडर। आपको पता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर देखो, ए से एंटीरियर, ए से इसको बोलते हैं एडिनोफिसिस, पोस्टेरियर को हम लोग बोलते हैं न्यूरोफाइसिस। पहले तो ये याद रखना, ए से एंटीरियर एंड ए से एडिनोफाइसिस। देखो कितना आसान है याद रखना। अब यहाँ से जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ऑल आर प्रोटीन्स, ऑल आर प्रोटीन्स। स्टीरॉयड नहीं होते बेटा, स्टीरॉयड तो प्रोड्यूस होते हैं सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एंड कुछ स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं आपके गोनैड से, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ठीक है, और पिट्यूटरी से जितने भी प्रोड्यूस होंगे ऑल आर प्रोटीन्स। तो क्या क्या हार्मोन्स हैं, इसका भी ट्रिक है मेरे पास, फ्लैग टॉप, फ्लैग टॉप। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से फ्लैग टॉप, F से FSH, L से LH, A से ACTH, G से GnRH, T से TSH एंड O से कुछ नहीं है, P से आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग, नहीं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग नहीं, बस प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अगर ऐसा बहुत सारा आपको ट्रिक चाहिए, किस किस टॉपिक में ट्रिक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगेन बता सकते हैं। तो कम टाइम है इसलिए इतना चाहते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लोडिंग ऑफ फ्लो इमेज क्या है, बोलो बेटा लोडिंग क्या है, बोलो पहले तुम लोग ही बताओ, थोड़ा सा याद करो, पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यस बोलो।
तो फ्लोएम में शुगर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस से, फिर ये सुक्रोज में कन्वर्ट होगा और ये सुक्रोज कंपानियन सेल में जाएगा और कंपानियन सेल से सिव ट्यूब एलिमेंट्स में जाएगा। बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी यूज होगा और जैसे ही सिव ट्यूब एलिमेंट्स में जाएगा, यहाँ पर क्योंकि ये सोल्यूट है तो बाहर से वाटर भी आएगा थ्रू ऑस्मोसिस और मास फ्लो हाइपोथेसिस होगा। मास फ्लो में इसका फ्लो होगा मल्टी डायरेक्शनल। तो आंसर हो जाएगा इसका लोडिंग ऑफ फ्लोएम, वेरी इंपॉर्टेंट, लोडिंग यानी फ्लोएम में शुगर कंटेंट इंक्रीज होना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28। ओके, ये भी तो हम लोग नहीं, ये डिटेल में डिस्कस नहीं किए थे। देखो, इन विच ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग शॉर्ट में ART बोलते हैं, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय इन विवो, वर्ड पे ध्यान देंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो देखो जो ART है इसमें इन विट्रो होता है कुछ फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो, एंड कुछ होता है इन विवो। देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको भी शॉर्ट में IVF बोलते हैं, इन विवो को भी शॉर्ट में IVF बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ लेना IVF शॉर्ट फॉर्म में आपको इन विट्रो समझना, इन विवो नहीं। इन विट्रो, विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब या लेबोरेटरी, तो ये लैब में होगा, लेबोरेटरी में होगा, लेकिन इन विवो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर। ठीक है, तो मुझे बताओ, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज IVF ET is embryonic transfer, IUT is intrauterine transfer, GIFT is gamete intrafallopian transfer। तो रिमेंबर, अंदर फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब हम गैमेट को अंदर घुसाएंगे तभी गैमेट अंदर जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। सो गैमेट अंदर जाएगा तो तभी अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। लेकिन ये सब में क्या हो रहा है, बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और बाहर में जो जाइगोट अगर बनता है तो जाइगोट अंदर घुसा देते हैं, तो दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर उसमें एम्ब्रियो बनता है तो उसको एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर बोलते हैं, या अगर ये जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो जाता है तो उसको यूटेरस में डालते हैं, फेलोपियन ट्यूब में नहीं, तो इसीलिए इसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी आ जाएगा। बोलो समझ में आया, नहीं आया? नहीं समझ में आया तो स्लो करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, मैं वहां पर आपको अपना फोन नंबर भी दे सकता हूं, तो आप लोग वहां पर डाउट पूछ सकते हैं सीधे फोन पे। नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब इन द, ओके, कहाँ एब्सॉर्ब होते हैं रे? यस, ये तो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, लेकिन ध्यान देना वहां पर वर्ड है रीएब्सॉर्ब्ड, और रीएब्सॉर्ब किडनी के नेफ्रॉन में होता है। अब यहाँ पर नेफ्रॉन का पार्ट है पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग द क्लूप ऑफ हेनले। देखते हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर आपको नॉलेज के लिए भी बता दूं, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑकर इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो सबसे पहले जैसे ही ये फिल्टर होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप विल बी रीएब्जॉर्प्शन। देखो ये ट्यूबल के बाहर की तरफ एरो है, ट्यूबल के बाहर जो एरो जा रहा है ना उसका मतलब रीएब्जॉर्प्शन, लेकिन ट्यूबल के अंदर एरो जा रहा है तो H+ एंड NH3, इसको बोलते हैं हम लोग सिक्रेशन। ठीक है, ओके। सो जो रीएब्जॉर्प्शन में क्या लिखा है यहाँ पर, देखो ग्लूकोज एमिनो एसिड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर लिखा है न्यूट्रिएंट्स, एंड ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड दीज आर न्यूट्रिएंट्स, दीज आर न्यूट्रिएंट्स, और इन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, एक्सोबायोलॉजी और कॉस्मोजोइक थ्योरी। अरे अरे, ये तो एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ नहीं है, बट आप आइडिया लगा के बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी में आपका जो एक कॉस्मिक पांसपर्मिया थ्योरी है इवोल्यूशन में, तो पांसपर्मिया थ्योरी क्या होता है, वो लोग बिलीव करते हैं कि बाहर प्लानेट से, बाहर कोई प्लानेट, जितने भी प्लानेट हैं, कब क्या हुआ होगा, एक बार कोई स्पोर बना होगा, कोई स्पोर बना होगा, और ये स्पोर हर एक प्लानेट में गए होंगे, और हर प्लानेट में स्पोर जाकर के वहां पर लाइफ होगा। जैसे वो लोग बिलीव करते हैं मार्स में लाइफ है, किसी और प्लानेट में लाइफ है, अर्थ में लाइफ है। तो लाइफ ऑन अदर प्लानेट्स की स्टडी को बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। जोई, जो मतलब लाइफ, ओके, कॉस्मो यानी प्लानेट, तो लाइफ ऑन प्लानेट्स, और इसको एक्सोबायोलॉजी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। ठीक है, तो 1 से 30 तक हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अपन को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 31, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मस्त रहो, खुश रहो।